नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस वक्त सामने आया है। व्यवस्था के साथ साथ मन को बदलने का प्रयास और समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए, ऐसा कहना है मोहन भागवत का। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भाषा विभाजन वाली नहीं होनी चाहिए। उतना हम स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए। हम बेतहाशा रासायनिक खेती का प्रयोग करेंगे तो कैंसर तो बढ़ेगा ही। हम अगर हर जगह प्लास्टिक से प्रदूषण लाएंगे तो हम जिस सांस से हवा भरते हैं वो सांस अपनी विषैली हो जाएगी। और इसलिए हमारे यहां पानी का उपयोग ठीक से करना, नाप तोल कर करना। पानी सबके लिए आवश्यक है, लेकिन अगर हम पानी को अमर्यादित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा। और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कम से कम, जिसको अंग्रेजी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं, उसको तो आप जीवन से हटाने की बारी आ गई। और जहां बनता है, घर से लेकर, आंगन से लेकर, मोहल्ले, गांव, जंगलों, खेतों तक हरियाली बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, ये करने की आवश्यकता है। उसके लिए पर्यावरण गतिविधि चलाते हैं स्वयंसेवक। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोग काम करते हैं, जल संधारण से लेकर सारी बातों में। पर्यावरण गतिविधि प्रत्येक परिवार में पानी बचाना, प्लास्टिक हटाना और हरियाली बढ़ाना, इन तीन का छोटी छोटी बातों से लेकर सब में आचरण उत्पन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है। क्योंकि ये ऐसी जो पर्यावरण की शैली है वो स्वास्थ्य को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है। कोरोना काल में जितने विवाह हुए कितने सस्ते में हुए। हमारे ध्यान में कई बातें आ गई कि हम जो खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा फालतू होता है। इससे कम में हम जी सकते हैं। जो मिलता है उसमें अपने घर गृहस्थी को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ऐसी न्यूनतम आवश्यकताओं को ठीक से पूर्ण कर सकते हैं। अब कोरोना जाएगा, जाने को है। अपनी सुधरी हुई आदत को फिर से नहीं बिगाड़ना, इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए पर्यावरण के साथ स्वास्थ्य को साधते हुए हमको यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि सब प्रकार की पैथियों को मान्यता देते हुए अपने अपने पैथी का अहंकार, अभिमान तो रहना चाहिए, गौरव तो रहना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कुछ बीमारियों को कुछ पैथी में इलाज है, किसी में नहीं है। हर एक चिकित्सा पद्धति का अपना अपना तत्वज्ञान है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करते हुए सबको सुलभ हो सके ऐसी चिकित्सा हम दे सकते, क्योंकि कुछ पद्धतियों में इलाज महंगे हो जाते, उसका इलाज नहीं। कुछ पद्धतियों में वही इलाज बहुत सस्ता हो जाता है उसी बीमारी का, और गुण भी मिलता है। तो इसलिए सभी पद्धतियों का समन्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामना नहीं करना पड़ता। छोटी मोटी रोज की बीमारियां होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गांव में ही उपलब्ध रहे, उसमें डॉक्टर वैद्य भी हो, और अंग्रेजी में कहते हैं बेयरफुट डॉक्टर्स, आरोग्य रक्षक, ऐसी भी कोई व्यवस्था बने। थोड़ी अधिक चिकित्सा करनी है तो जिला केंद्र पर सबके लिए उपलब्ध रहे, और बहुत उच्च स्तरीय, बहुत गंभीर चिकित्सा अगर आवश्यक है तो एक एक विभाग केंद्र पर, कमिश्नरी के केंद्र पर या बड़े कस्बों में उसकी व्यवस्था उपलब्ध रहे। इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा समग्र स्व के आधार पर सोचते हैं तो सबको सुलभ और सस्ती चिकित्सा का प्रबंध अपने देश में हो सकता है। वही बात आर्थिक मामलों की है।
हम जानते हैं विश्व में जो प्रचलित अर्थव्यवस्था है उसके कारण कई समस्याएं भी खड़ी है और समस्याओं का उत्तर उस व्यवस्था के पास नहीं है। सभी देशों में उसका पुनर्विचार चल रहा है। बहुत उत्साह से जिन बातों की उद्घोषणा आर्थिक जगत पहले करता था, आज उसने वो करना बंद कर दिया है, अंतर्मुख होकर विचार कर रहा है। तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता हम दे सकते हैं। हमारे परंपरागत आर्थिक चिंतन की जो दृष्टि है वो पूर्ण है, अधूरी नहीं है। हमने उस स्व के आधार पर ये चिंतन किया है। एक शाश्वत सत्य हम पहले बताते हैं कि भाई अर्थशास्त्र क्यों है? मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराने का शास्त्र, ऐसा वो मानते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा आगे गए, हमने कहा कि सुख प्राप्ति का वो है और एक का सुख हो नहीं सकता, सबका सुख चाहिए। इसलिए जितनी प्रजा है उसके सुख का वो शास्त्र है। जिन्होंने जन्म लिया है वो सब सुख को प्राप्त हो तो सभी सुखी होंगे। और ये सुख कहाँ मिलता है? सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। और इसलिए अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे तो बाहर की वस्तुओं से हम पर्याप्त सुख ले सकते हैं, अपने अंदर ही है वो। लेकिन उसके लिए बाहर की वस्तुएं पर्याप्त हो सकती है, नहीं तो सिद्धांत तो प्रचलित सिद्धांत कहता है मीन्स आर लिमिटेड, एंड्स आर एंडलेस। हमारे यहां इस सत्य को मान्य करके कहा है कि ऐसी अवस्था में अगर उपभोग करना है तो संयम आवश्यक है, क्योंकि सुख उसमें नहीं है, वस्तु में सुख हमारे अंदर है। तो बांटकर खाओ, उस सुख के पीछे बहते मत जाओ, सुख पर तुम्हारा नियंत्रण चाहिए। और इसलिए संयम पूर्ण उपभोग, न्यूनतम आवश्यक जितना है उतना उपभोग, क्योंकि यह सब हमारा नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। इस पर मालकियत किसकी है? किसी की नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान का बनाया है, भगवान का है। उसने उसका यथोचित उपयोग जिसके लिए रखा है वो लेगा। सबका होने के बाद बचेगा, उसमें मैं अपने को चलाऊंगा। तेन त्यक्तेन भुंजित। मनुष्य प्राकृतिक और मानव निर्मित धन का स्वामी नहीं है, विश्वस्त है। उसको दो हाथों से कमाना है, लेकिन उसके आधार पर सारी सृष्टि को चलाना है, 1000 हाथों से बांटना है। इस दृष्टि के आधार पर अपने यहां का आर्थिक विचार खड़ा है, वो एकांतिक नहीं है। उसमें मनुष्य को सृष्टि के अंग के नाते देखा गया है। सृष्टि का मालिक नहीं, कॉन्करर नहीं, कॉन्करिंग द नेचर गलत बात है, नर्चरिंग द नेचर। सृष्टि से जितना चाहिए उतना लेना और दाम दुगना वापस करना, गिविंग बैक। इस आधार पर हमारा अर्थ विचार खड़ा है। और इसलिए वो एकांगी नहीं है, वो सब जगह परिवार की कल्पना करता है। कृषि श्रेष्ठ है कि उद्योग श्रेष्ठ है कि व्यापार श्रेष्ठ है? अरे भाई, तीनों अपने अपने जगह श्रेष्ठ है, तीनों को मिलकर चलना चाहिए। उद्योग चलेगा मालिक के लिए चलेगा कि मजदूर के लिए? अरे भाई, मालिक मजदूर बीच में जो व्यापारी है वो और ग्राहक, सबको एक परिवार मानकर सबके हित का विचार करके चलेगा। सबको अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हुए संयम से बरतना पड़ेगा, तब सबकी कामना पूर्ण होगी। इस प्रकार के आर्थिक विचार के आधार पर आज के देशकाल परिस्थिति में क्या सुसंगत हो सकता है? हमारा प्रदीर्घ जीवन रहा है, उस प्रदीर्घ जीवन में हमने भी पुरुषार्थ किया है। और ईस्वी सन 1 से लेकर तो 17वीं सदी तक हम दुनिया के सर्वसमर्थ आर्थिक देश थे। विलियम डैलिरिम्पल वगैरह डाटा दे रहा है। ये अगर वस्तु स्थिति है तो हमारे इतने लंबे आर्थिक अनुभव से हमने जो शाश्वत तत्व निकाले हैं उसके आधार पर हमको चलना पड़ेगा। जमाना बदला है, ऊपर ऊपर का परिवर्तन उतना जरूर करना पड़ेगा। विश्व भी अब 2-4 हजार साल चला है अर्थ पुरुषार्थ में, उसका भी कुछ अनुभव है। वहां से भी जो उपयुक्त है वो लेना पड़ेगा।
स्वदेशी को काल सुसंगत बनाना और विदेशी को देश सुसंगत बनाना, इसके आधार पर अपने स्व पर आधारित एक नया आर्थिक प्रतिमान संपूर्ण दुनिया को देना, ये दुनिया की अभी आवश्यकता है। और हम स्वातंत्र्य में हमारे स्व के प्रगटीकरण का एक स्वाभाविक आविष्कार है, इसकी चिंता हमको करनी पड़ेगी। और ये बात जब सोचते हैं तो एक सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही जा रही है, तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 बातें, सारी बातों का विचार करना। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे, और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। तो इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत को आप सुन रहे थे, जो इस वक्त नागपुर में मौजूद है और संघ मुख्यालय में संबोधित कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में आज से किसान चौपाल बीजेपी लगाने वाली है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से 30 अक्टूबर के बीच किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित होगी और सभी 98 संगठनात्मक जिलों में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 403 विधानसभाओं और 27,000 शक्ति केंद्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 403 विधानसभाओं और साथ ही 27,000 शक्ति केंद्र में इसका आयोजन होना है। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में आज से किसान चौपाल भारतीय जनता पार्टी लगाने वाली है। कहीं ना कहीं किसानों को रिझाने की कोशिश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। किसानों की क्या कुछ समस्या है उसको लेकर के बात करती नजर आएगी। तो आपको बता दें कि आज से किसान चौपाल भारतीय जनता पार्टी लगाने वाली है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी आपके पास में, जिस तरीके से किसान चौपाल अब भारतीय जनता पार्टी लगाने वाली है और सभी 403 विधानसभाओं में ये चौपाल लगाई जाएगी, आखिर इस चौपाल का मकसद क्या है? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के साल उत्तर प्रदेश में होने उससे ठीक पहले 3 कानूनों को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में माहौल बना हुआ, पहले से ही भाजपा के लिए चिंता का विषय था। उसके बाद जो लखीमपुर की घटना हुई, उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां थे वो किसानों के नाम पर लगातार सरकार को घेर रही हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए, भाजपा के लिए एक विषमगढ़ परिस्थिति चल रही है कि किसानों को किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि नाराजगी पहले से थी और एक बार जो लखीमपुर घटना हुई उसके बाद नाराजगी बढ़ी। अब ऐसे में जो नीति नियंता है भाजपा के, उन्होंने तय किया है कि अब किसान चौपाल जो छोटे स्तर पर की जाएगी, जो ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी, 56,000 ग्राम सभाएं हैं ऐसी, ग्राम पंचायतें हैं ऐसी, जहां पर ये पंचायत होगी, वहां के विधायक जो लोकल होंगे, वहां के संगठन के लोग जो होंगे, वो जाकर के सीधे किसानों से संवाद करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर किसान सबसे ज्यादा मतदाता है, जाति धर्म को अलग कर दे, तो किसान एक वर्ग है जो सबसे ज्यादा वोट करता है, जिसको वो वोट करता सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक उसकी बनती है। अब ऐसे में जो भाजपा चाह रही किसी तरह से किसानों की नाराजगी दूर की जाए। हालांकि इससे पहले तमाम योजनाएं लाई, चाहे वो किसान धनराशि सम्मान योजना हो, इसके अलावा भी तमाम डीएपी का रेट हो, या तमाम चीजों को लेकर के समय समय पर बीजेपी कुछ ना कुछ नया प्रयोग किसानों के लिए किया करती। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों परिस्थिति बनी, उसमें भाजपा के लिए संकट खड़ा कर दिया। लेकिन एक बार फिर भाजपा के जो कर्ता धर्ता हैं वो मैदान उतर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सुखदेव सिंह हो, तमाम अन्य लोग हैं, सभी लोग इन पंचायतों में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से सीधी बातचीत करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, किसानों का पक्ष जानेंगे, सरकार की योजनाएं जो होंगी वो उनके सामने रखेंगे। निश्चित तौर पर साथ ही साथ जो 56,000 ग्राम पंचायतों के अलावा 27,000 जो शक्ति केंद्र भाजपा ने बनाए हैं, उन केंद्रों पर भी किसान पंचायतों का आयोजन होगा।
निश्चित तौर पर 2022 से पहले किसी न किसी रूप में भाजपा चाहती है बिल्कुल। किसान मान जाए और 2022 में फिर एक बार सरकार बनाए। जी जी बिल्कुल अश्वनी, कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि किसान जो इस वक्त नाराज है प्रदेश के, उनको मनाने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अश्वनी आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आज सुबह खत्म हो रही है 3 दिनों की रिमांड। क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद अब जेल भेजा गया है। रिमांड खत्म होने से पहले ही जेल पहुंचा है आशीष मिश्रा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा की रिमांड खत्म होनी थी। क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद में उसे अब जेल भेज दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ वापस रुक करते हैं इस वक्त संवाददाता का। अश्वनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, आशीष की अगर हम बात करते हैं तो आशीष को अब पूरी पूछताछ के बाद में क्राइम रिक्रिएशन किया गया और उसके बाद अब जेल भेज दिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल। जो आशीष मिश्रा हैं उनकी 3 दिन की उनकी रिमांड दी गई थी, जो आज सुबह 10 बजे समाप्त होनी थी। लेकिन ठीक उससे पहले कल के दिन की बात करें, कल पूरा जो सीन रिक्रिएशन होता है, जहां पर घटना हुई थी वहां पर रिक्रिएशन किया गया। उसके बाद देर शाम उनको जेल भेज जाएगा। निश्चित तौर पर हालांकि अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि रिमांड से पहले किसी को जेल भेज दिया गया, लेकिन इस मामले में देखा गया कि रिमांड खत्म होने से पहले ही उसको जेल भेज दिया। अगर देखिए तो अब तक इस लखीमपुर मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। चाहे अंकित दास की बात करें, अंकित दास उनके 2 ड्राइवर हैं और जो आशीष मिश्रा के 2 सहयोगी हैं। लगभग 6-7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ अन्य लोगों को शिकंजा कसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा है तमाम चीजों को लेकर के। साथ ही साथ जो पुलिस है उसको भी अब तेजी से काम करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और सरकार से पूछा भी था कि आखिर अब तक आपने कार्रवाई क्या की। जिसके बाद सरकार ने तत्काल जो कार्रवाई करते हुए जो आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया था और उनको उनकी रिमांड ली गई थी। रिमांड में पूछताछ हुई। हालांकि जो अधिकारी हैं, जो पर्यवेक्षक समिति बनाई गई थी, उसके जो मुख्य कर्ता थे उपेंद्र अग्रवाल, जो डीआईजी रैंक के अधिकारी, उन्होंने कहा था कि आशीष मिश्रा कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है अमूमन हाई प्रोफाइल मामला होता है तो उसमें अधिकारी बोलने से बचते हैं, कोई भी चीज बताने से बचते हैं। लेकिन जिस मामले में साफ सामने आकर उन्होंने मीडिया से बोला कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक और विपक्ष को मुद्दा इसमें मिला। विपक्ष कह रही है कि जब तक उनके पिता जो हैं, जो गृह राज्य मंत्री, उनको नहीं हटाया जाता तब तक कोई उचित कार्रवाई ना होगी, ना जांच हो पाएगी। निश्चित तौर पर आज रिमांड खत्म हो रही है, अब आगे देखना होगा क्या होगा। जी लेकिन जिस तरीके से पूछताछ हुई, क्या इस पूछताछ में कोई नया खुलासा भी हुआ है? बिल्कुल। पूछताछ हुई, पूरे लगभग 12 घंटों तक लगातार पूछताछ चली थी और उसके अलावा बाद में भी पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्लू ओपन नहीं हो रहा जिसमें कुछ बड़ा हो सके। हालांकि जो अधिकारी हैं वो उन्होंने कहा था कि सहयोग नहीं किया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो उनके पिता हैं उन्होंने कहा था, आशीष मिश्रा खुद कह रहे थे कि मेरे पास पूरे सबूत हैं कि मैं उस समय कहाँ उपस्थित था, मेरे पास पूरी चीजें हैं, मैं अपनी चीजें जो जांच एजेंसी है उसके सामने रखूंगा। लेकिन अंदर क्या हुआ है ये अभी देखना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से आज सुबह करीब 3 दिनों की रिमांड जो थी वो आज खत्म होने वाली थी और वहीं क्राइम रिक्रिएशन के बाद में अब आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया है। रिमांड खत्म होने से पहले ही आशीष मिश्रा को इस वक्त जेल भेज दिया गया है। तो खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।